ओके, सो वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इंडस्ट्रियस में हमने क्या समझा था, फिर से देख लेते हैं। इंडस्ट्रियस वर्कमैन, यानी इंडस्ट्रियस वर्ड किससे आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इंडस्ट्री से आ रहा है। इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं, लेबरर्स होते हैं। लेबरर्स क्या करते हैं, लेबर, लेबर मतलब हार्डवर्क। तो हार्डवर्क का मतलब हो गया कि लेबरर्स वहाँ हैं इसलिए हार्डवर्क कर रहे हैं। वो हैं कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में, और इंडस्ट्री से वर्ड आया इंडस्ट्रियस। नाउ इट इज़ क्लियर टू यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, है ना। अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं। जैसे हम ऑप्शंस पे आए, हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ था, एक्टिव। एक्टिव इसका एक बार के लिए सिनोनिम जा सकता था, प्रोडक्टिव इसका सिनोनिम जा सकता था, लेकिन जैसे ही हम एंटोनिम की बात करेंगे यानी अपोजिट की बात करेंगे तो इसका अपोजिट क्या जाएगा, लेजी। क्योंकि जो मेहनती है तो लेजी इंसान कभी मेहनत नहीं करता है, ठीक है, तो वो इंसान लेजी में आएगा। अब नेक्स्ट आता है जस्ट अ सेकेंड क्लास। ओके, अब हम सिंपली ये चीज़ देखेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को कर रहे हैं, है ना। अब आते हैं यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है कि एक्टिव से लेजी हो गया, ये क्लियर हो गया सबको, ये समझ में आ गया, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये कर लोगे, इसको अटेम्प्ट खुद देना है। अब मैं इतना डिटेल में धीरे धीरे बताना बंद करूंगी क्योंकि आपको वो स्ट्रैटेजी आ जाएगी, राइट। अब आते हैं, प्लांट्स ग्रो इन एबंडेंस हियर। अभी मैंने आपको पहले कुछ बताया था ना, इससे पहले वो किसी रीजन से बताया था। प्लांट ग्रो इन एबंडेंस हियर, प्लांट्स जो हैं बहुत एबंडेंस यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ग्रो होते हैं, ठीक है। हमें तो ग्रो के अपोजिट बताना है। किसी चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हो तो वो क्या हो रही है, वो ग्रो ही तो हो रही है, ठीक। किसी चीज़ को स्प्रेड कर रहे हो, फैला रहे हो, तो वो क्या कर रही है, वो ग्रो ही तो कर रही है। किसी चीज़ को एनलार्ज कर रहे हो, मैं स्क्रीन को जूम करूँ और वापस से नॉर्मल लाऊँ तो मैं एनलार्ज ही कर रही हूँ ना, एनलार्ज में भी तो ग्रो ही तो कर रही हूँ। अब बचा क्या, श्रिवल। श्रिवल विल बी द आंसर बिकॉज इट इज अपोजिट। ग्रो मतलब बढ़ना और श्रिवल हो गया, श्रिंक हो गया, इसका मतलब साइज में कम होना। तो मैम श्रिंक क्यों नहीं लिख दिया इन्होंने, श्रिवल क्यों लिखा। श्रिवल का मतलब होता है बेटा, कोई चीज़ जब ड्राई हो जाती है ना, तो ये ड्राइनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए श्रिवल इज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड देन श्रिंक। श्रिंक मतलब कोई चीज़ सिकुड़ रही है और श्रिवल मतलब कोई चीज़ मुरझा रही है या कोई चीज़ सूख जा रही है, देन वी यूज द वर्ड श्रिवल, राइट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वाइट लॉन्ग, राइट, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट जब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो इसी चीज़ को थोड़ा कम करेंगे सो दैट आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक। और एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो उसको समझने में टाइम नहीं लगता, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। ओके, ना कमिंग इट, प्लांट ग्रो इन एबंडेंस, वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं चेंज। ना, शी रेयरली कम्स हियर, शी रेयरली कम्स हियर। रेयरली सबको पता है, रेयर मतलब बहुत कम होती है जो चीज़, ठीक है। तो शी रेयरली कम्स हियर मतलब बहुत रेयर वो आती है यहाँ पे। अब रेयर का मैम इसमें से क्या होगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। ऑलवेज वर्ड भी दिया है, नेवर वर्ड भी दिया है, ये दोनों खुद में क्या है, सिनोनिम और एंटोनिम है, अपोजिट है एक दूसरे के। ऑलवेज मतलब हमेशा और नेवर मतलब कभी भी नहीं, है ना। अब आता है मैम, ये तो बता दिया, बाकी दो वर्ड कौन बचाएगा। सेल्डम मैम नहीं पता, सेल्डम का मतलब भी रेयरली होता है, ठीक है। बहुत रेयर जब कोई चीज़ होती है तो हम उसको बोलते हैं ही सेल्डम कम्स हियर। ही सेल्डम कम्स हियर का मतलब है कि ही रेयरली कम्स हियर, है ना। तो सेल्डम रेयरली का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। यानी हमें दो क्वेश्चन मिल गए। देखिए एक क्वेश्चन से आपने 3 क्वेश्चन कैसे किए। सेल्डम रेयरली का सिनोनिम, ठीक। नेवर ऑलवेज का अपोजिट। बचता क्या वर्ड है, फ्रीक्वेंटली। जब कोई चीज़ कम हो रही है और कोई चीज़ तुरंत हो रही है तो दैट मीन्स वो फ्रीक्वेंटली अकर कर रही है, और कोई चीज़ कम हो रही है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा रेयर केस में हो रही है। तो रेयर का सिनोनिम आएगा तो उसी क्वेश्चन में आपको तैयार होगा कि वो सेल्डम है, और जब उसका एंटोनिम आएगा तो वो होगा फ्रीक्वेंटली, यानी बहुत जल्दी ये काम होता है। वी डू दिस वर्क फ्रीक्वेंटली या वी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स फ्रीक्वेंटली, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार मैं क्लीन कर रही हूँ, आप एक बार इसको लुक दीजिए एंड देन टिल द टाइम आई विल चेंज द क्वेश्चन, ओके। जस्ट अ सेकेंड क्लास। Okay, coming to this question, she is rather crooked women. Crooked women, crooked का क्या मतलब है, बस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट हम नहीं उसको कंसीडर कर सकते क्योंकि एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, उसमें कहीं भी ये नहीं पता चला कि पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव है। बट आपने क्रूक मूवी देखी है,
क्रूक मूवी में नेगेटिव अगर आपने नहीं भी देखी है तो आप हमेशा वर्ड को रिलेट किया करो कि कहीं आपने इसको सुना है क्या। तो क्रूक्ड वीमेन का मतलब क्या है कि वो लेडी जो है क्रूक्ड है, यानी शी इज़ अ वेरी क्रूक्ड वीमेन। अब क्रूक्ड का मतलब मैम पता नहीं है, आप बार बार क्रूक मूवी का नाम ले रही है। मैं बताती हूँ, वो एक मूवी थी, उसमें क्या होता था, वो हमेशा करप्शन के थ्रू पैसे कमाने की कोशिश करता था। समझ में आया? करप्शन के थ्रू पैसे कमाने की कोशिश करता था, दैट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव वर्ड। ठीक, अब वर्ड देखते हैं। लेकिन मैम हमें क्या करना, हमें तो नेगेटिव है तो अब हम पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। तो पॉजिटिव वर्ड पोलाइट भी है, पॉजिटिव वर्ड जेनरस भी है। अब आप फिर से देखिए ये चीज़, जेनरस पिछले ऑप्शन में आया था, आपको दोबारा मिला। इसका मतलब एक क्वेश्चन पेपर में एक वर्ड्स के मीनिंग ऑलमोस्ट काफ़ी बार आपको देखने को मिलेंगे। फिर हैप्पी भी पॉजिटिव है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पॉजिटिव है। अब बताइए क्या किया जाए। अब पहले मैम क्रूक्ड का मतलब बता दीजिए तब तो क्वेश्चन करें। अभी मैंने आपको एक पिक्चर के मीडियम के थ्रू बताया। अभी पीछे एक वर्ड आया था ना ऑप्शन में, डिसलॉयल, दिस इज ओनली क्रूक्ड। अब डिसलॉयल का आपको सिनोनिम याद हो गया, दैट इज क्रूक्ड। क्रूक्ड मतलब जो ऑनेस्टली अपना काम ना करता हो, ठीक है, ऑनेस्टली ना करता हो या लॉयल ना हो अपने प्रोफेशन में या किसी भी चीज़ में, वो होता है क्रूक्ड। अब क्रूक्ड का मतलब आपको पता चल गया, ऑनेस्टली नहीं कर रहा है, चीज़ों को इधर उधर फर्केट कर रहा होगा। अब मैम ऑप्शन में क्या बताएं, पोलाइट का मतलब तो नहीं जाएगा, ऑनेस्टी का पोलाइट से कोई लेना देना नहीं है। पोलाइट और रूड जा सकता है, वो मीडियम ऑफ टॉकिंग है या वे ऑफ बिहेविंग है, बट ऑनेस्टी तो एक नेचर का पार्ट है ना, डिसलॉयल होना एक नेचर का पार्ट है, तो पोलाइट तो नहीं होगा। जेनरस बहुत काइंड है, ये भी रिलेट नहीं कर रहा है। भाई लॉयल्टी और काइंडनेस का क्या रिलेशन, हाँ वो एक अच्छे इंसान में होती है, लेकिन दोनों अलग वर्ड हैं। बचा क्या, हैप्पी और स्ट्रेट फॉरवर्ड। आंसर विल बी नॉट हैप्पी, क्योंकि वो तो कहीं से रिलेट नहीं कर रहा, आंसर जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैम आपने कैसे प्रेडिक्ट किया स्ट्रेट फॉरवर्ड? स्ट्रेट फॉरवर्ड इज अ पर्सन जो अपनी बात को सीधा बोलता है, यानी कि वो कहीं भी कुछ छिपा नहीं रहा है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड ही इज़ वॉट एवर ही इज़ ऑन द फेस, है ना, जो भी है वो एकदम फेस पे बोल देता है। तो ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इज अ राइट अपोजिट फॉर क्रूक्ड। और सिनोनिम क्या जाता है क्रूक्ड का, अभी मैंने आपको बताया था, सिनोनिम क्रूक्ड का जाएगा डिसलॉयल। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से फिर से देख लीजिए कि आपको कितने वर्ड्स तैयार हो गए। जनरस का मतलब क्या पड़ा था, काइंड बाय मनी, दैट मीन्स ही इज वेरी काइंड एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू गिव मनी इफ अ पर्सन नीड्स इट, है ना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओह द क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड, अब हम ईडियम्स पे आ रहे हैं। अब इस ऑप्शन को सुनने से पहले या इस क्वेश्चन को करने से पहले ईडियम्स कोई भी चीज़ है, देखिए बेटा, आप ईडियम्स पढ़ो, आप वोकैब पढ़ो, आप किसी भी चीज़ को अगर पढ़ रहे हो जो बहुत ज़्यादा है इन अमाउंट, सिनोनिम्स भी ज़्यादा होते हैं, एंटोनिम्स भी ज़्यादा होते हैं, ईडियम्स भी बहुत होते हैं, तो हम किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ें। बीइंग अ टीचर इफ आई एम सेइंग यू कि आपको ये बहुत सारे याद करने हैं, तो दैट इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल इन ऑल दिस डायमेंशंस। द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि भाई कितने कोई पढ़ लेगा, 100 पढ़ लेगा, 200 पढ़ लेगा, 300 पढ़ लेगा, कैसे, और उस क्वेश्चन को जब हम अटेम्प्ट करने जाते हैं तो वो मीनिंग हमें मिलता भी नहीं है, तो हमारी तो मेहनत बर्बाद हो गई। डू अ स्मार्ट वर्क, ओके, just go for smart work whenever it is needed, because UPSC if you have to clear it within 6 months or 3 months whatever you have targeted, तो आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे मैम, मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट जो बताती हूँ, ये मेरा पर्सनल फॉलो कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से मेरे सीरियस क्वालिफाई हुए हैं मैनी टाइम्स, ठीक है। तो उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अभी हमने 2 सेक्शन सॉल्व किए थे, सिनोनिम और एंटोनिम, जो कि अच्छे खासे हैवी थे, बट हमारे उसके साथ कई क्वेश्चंस भी सॉल्व हुए, कई न्यू वर्ड्स भी याद हुए, उसके साथ कैसे रिलेट करना है टॉपिक को वो भी याद हुआ, है ना। अब हम जिस सेक्शन पे आ रहे हैं वो है हमारा ये वाला सेक्शन जिसमें हम ईडियम्स को पढ़ेंगे, राइट। अब यहाँ पे हम अगर ईडियम्स को पढ़ रहे हैं तो पहले मैं आपको एक हिंट दूंगी, उसके बाद आप अपने आप उसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जस्ट गिव इट अ ट्राई। हमें बोला गया है कि यू हैव टू चूज द रिस्पॉन्सेज A, B, C और D, whichever is the most appropriate expression, and mark your response in your answer sheet accordingly, right? अब आपको क्वेश्चन दिया गया है ओवरस्टेप द मार्क। देखो 50% बच्चे ऐसे होते हैं या 50% ही ऐसे लोग होते हैं जो प्रिडिक्शन स्ट्रॉन्ग लगा लेते हैं, है ना। हम उसमें अपने आप को मानते ही नहीं हैं, हम एक जनरलाइज करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर मुझसे कोई ओवरस्टेप द मार्क मिले बोले तो मैं उससे क्या समझूंगी, ओवरस्टेप द मार्क मतलब एक मार्क था और उसे मैं ओवर स्टेप कर गई, मतलब एक बाउंड्री सेट थी और उसे मैं ओवर स्टेप कर गई, लाइक दिस वॉज द बाउंड्री, आई जस्ट ओवर स्टेप्ड इट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहते नहीं अपनी सीमा से बाहर नहीं बोलना चाहिए, तो वही चीज़ है, एक मार्क है
और उसे आप ओवर स्टेप कर रहे हो, मतलब आप अपनी जो आपकी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा आप बोल दे रहे हो या कह दे रहे हो, ठीक है। अब आते हैं कि ओवर स्टेप द मार्क में कैसे जाएगा। ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, मतलब आपने उम्मीद से ज़्यादा बोल दिया। अब ये नेगेटिव स्ट्रोक में यूज़ होगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, आप 1 सेकेंड के लिए प्रेडिक्शन लगाइए, फिर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टू टेल पीपल हाउ सक्सेसफुल यू आर, टू स्टेप इनटू समवन्स एल्स एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, टू अपसेट समवन बाय डूइंग सेइंग मोर देन यू शुड, टू डू समथिंग इन एन एक्साइटेड वे। हमने क्या बोला था, कुछ ऐसा करना जो सीमा से बाहर है। अब ये तो लग नहीं रहा, ये तो सक्सेसफुल की बात कर रहा है, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा। अब अगर मैं देखूं, मैम ये नहीं लग रहा आपको या ये नहीं लग रहा है, अब एक बार इसको दोबारा देखते हैं। टू अपसेट समवन बाय डूइंग और सेइंग मोर देन यू शुड, ये तो लग रहा है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे इस क्वेश्चन को देखा, हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि अगर हमें इस वर्ड का मतलब पता है तो भी हम कर सकते हैं, और अगर हमें लग रहा है कि ये चीज़ नेगेटिव है, यानी इसका मीनिंग नेगेटिव जा रहा है, तो भी हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे कि नेगेटिव में तो ये वाला सबसे ज़्यादा जा रहा था कि अपनी उम्मीद से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा बोल देना या कह देना, एक लिमिट को क्रॉस कर जाना। ठीक, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब नाउ नेक्स्ट, पैल्सी वैल्सी फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ। बचपन में हम कहते थे हम्टी डम्टी वाली पोएम सबने पढ़ी है, तो हम्टी डम्टी की राइमिंग की जाती थी, क्योंकि जब फ्रेंड्स की राइमिंग करते हैं तो उससे वो फ्रेंडशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है देखने में। बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ। अब आपको भी वैसा वर्ड दिया गया, पैल्सी, जस्ट अ सेकेंड क्लास, पैल्सी वैल्सी फ्रेंड्स, राइट। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, यस ना। पैल्सी वैल्सी फ्रेंड्स में यानी कि क्या हुआ, पैल्सी वैल्सी फ्रेंड मतलब हम्टी डम्टी फ्रेंड्स, तो हम्टी डम्टी फ्रेंड्स थे, तो पैल्सी वैल्सी कैसे फ्रेंड्स होंगे, वो भी अच्छे फ्रेंड्स थे, ये भी अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब आके देखते हैं गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हु हेल्प ईच अदर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, फ्रेंड्स बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस, अनफ्रेंडली। अब एक बात बहुत ध्यान से देखो, इस तीनों में आप तीनों सब कंफ्यूज होगा कि भाई इसका मतलब भी तो यही है, नॉट बाय चांस मतलब वो हमेशा से दोस्त थे, बाय चांस बने, ठीक है, बाय चॉइस बन रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हु हेल्प ईच अदर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, वो भी तो अच्छा फ्रेंड होता है। लेकिन हम्टी पैल्सी वैल्सी फ्रेंड्स का मतलब हुआ गुड फ्रेंड्स, यानी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लंगोटिया यार हैं, तो पैल्सी वैल्सी फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन अ पेंडोरा बॉक्स। अब मैम ओपन अ पेंडोरा बॉक्स का क्या मतलब है, कितना न्यूट्रल वर्ड है। ओपन अप, कोई भी बॉक्स को खोलेंगे तो उसमें से कुछ अच्छा भी निकल सकता है, कुछ नेगेटिव भी निकल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप इसको क्या समझेंगे, हमने पहले अगर इसको पढ़ लिया कि ये कैसा वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो हम इसको कैसे समझेंगे कि अगर ये नेगेटिव है तो मैम इसमें ऑप्शंस में पहले नेगेटिव वाले देख लीजिए, फिर उसमें से एलिमिनेट करेंगे। तो आपके पास ये सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव टर्म है, मैंने बताया। इससे आपको अगर प्रेडिक्शन लगाना हो तो आप कैसे लगाओ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर इडियम का मतलब पता हो ये जरूरी नहीं है, कुछ तो वर्ड से आइडिया लगा सकते हैं, बट यहाँ पे तो पेंडोरा का ही मतलब नहीं पता, तो कैसे पता करेंगे। टू डू समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, ये एक नेगेटिव है। टू डू समथिंग आउट ऑफ कंपल्शन, यानी कंपल्शन से बाहर आके कोई चीज़ करना, तो ये तो न्यूट्रल है, इतना ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। टू डू समथिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, अब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ये भी एक तरह से नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के बाहर आप अच्छा काम भी कर सकते हो और नेगेटिव काम भी कर सकते हो। टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स दैट कॉज अवार्ड्स एंड सेरेमनीज फॉर यू, ये पॉजिटिव है। काफ़ी हद तक ये भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में जाएगा। अब आप एक बार देखिए, टू डू समथिंग दैट कॉज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, ये कैसा है, ये एक तरह से इसका कंप्लीटली नेगेटिव जा रहा है, तो ये इसका आंसर होगा अगर हम इसको गेस वर्क में डाल रहे हैं ना। अब इसके मीनिंग को देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता था। ओपन अ पेंडोरा बॉक्स, तो पेंडोरा वर्ड जो होता है वो बेसिकली ग्रीस माइथोलॉजी में यूज होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैम को इतने क्वेश्चंस कैसे रटे, मैम को रटे नहीं होते बेटा, आप जब क्वेश्चंस को लगाते हो तो धीरे धीरे आपको वो सबकॉन्शियस माइंड में याद होते जाते हैं, ठीक है। तो पेंडोरा बॉक्स होता है कि ग्रीस माइथोलॉजी में एक बॉक्स था, उसको जब वो खोलता था तो सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती थी, उसी से ही वर्ड आता है ओपन अ पेंडोरा बॉक्स, ठीक। अब इसको इस तरह से सोचो, बचपन में हमने हातिम देखा था, हातिम में हम क्या करते थे, उसमें कई बार ऐसा होता था कि कोई गैजेट होता था, वो उसको खोलता था तो प्रॉब्लम्स निकलती थी। या डोरेमोन शायद सबने देखा होगा, इट मे बी लुकिंग लाइक अ लाफिंग सिचुएशन बट इट विल रिलेट यू टू द बेटर ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, है ना। अब क्या कहते हैं, डोरेमोन क्या करता था, गैजेट्स निकालता था, और जैसे गैजेट्स निकालता था सारे सोल्यूशंस हो जाते थे उसके फ्रेंड के। यहाँ पे वो चीज़ नेगेटिव है, उस पेंडोरा बॉक्स को खोलते सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक। अब याद हो गया। अब नाउ डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, pull your socks up, just give a question,
सी अ क्वेश्चन, पुल योर सॉक्स अप। अब मैं क्लास में जा रही थी, स्कूल टाइम का डेज है, मेरे सॉक्स नीचे खिसक रहे थे, तो हम क्या करते थे, एक पर्टिकुलर रबर बैंड लगा लेते थे ताकि मैम हमें बाहर ना करें असेंबली में। बस उसी तरह से सोचो कि यानी हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, हम उसको इम्प्रूव करने के लिए अपने सॉक्स को अप करते थे, है ना। अब इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, अगर इसका मतलब हम बाय लिटरल मीनिंग जाए तो यही जा रहा है। क्या इससे प्रेडिक्टेड कोई क्वेश्चन है, यानी हम इसको गेस वर्क में ही देखेंगे कि अगर हमें ना पता होता और हमें गेस करना होता तो हम क्या कर सकते थे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, जस्ट अ सेकंड क्लास। टू गेट अंडर सम, सॉरी, अब आते हैं, पुट योर सॉक्स अप टू गेट वेल ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन। अब इतना डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं होगा पुट योर सॉक्स अप या पुल योर सॉक्स अप का। कहीं पे इडियम का मतलब होता है कि उसका हिडन मीनिंग होता है जो कि कुछ और सेंस दे रहा होता है, उसी वर्ड से रिलेट करता हुआ जो लिखा हुआ है। इंप्रूव योर वर्क और बिहेवियर हो सकता है, अभी मैंने क्या बताया कि हम अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करते हैं, हमारे सॉक्स नीचे खिसक रहे थे तो हम उसको इंप्रूव करने के लिए उसको अप करेंगे, यानी रेडी होंगे किसी बेटर चीज़ के लिए ताकि हमें कोई डांट ना पड़े। टू स्पीक इन एन ऑनेस्ट वे विदाउट हेजिटेशन, ये तो कहीं से नहीं जा रहा, पुल योर सॉक्स अप का इससे तो रिलेशन नहीं जा रहा। टू बी इन कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफन सीक्रेटली, ये भी नहीं जा रहा। अब मैम इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ये तो डायरेक्ट मीनिंग है तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो डायरेक्ट वही बता रहा है जो ये सेंस में कह रहा है, लेकिन लिटरल मीनिंग जो होता है उसकी मीनिंग के साथ, लिटरल मीनिंग मतलब होता है जो लिखा है वही मतलब हो, लेकिन इसका इडियम्स में काम ये होता है कि लिखे हुए वर्ड का मतलब जो होता है वो हिडन होता है किसी और सेंटेंस के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इंप्रूव योर वर्क और बिहेवियर, यानी हम अपने काम और बिहेवियर को इसलिए सुधार रहे हैं ताकि लोगों को वो चीज़ अच्छी लगे, हम अपने सॉक्स को इसलिए पुल अप कर रहे हैं ताकि लोगों के सामने वो बेटर प्रेजेंट हो, तो ये आंसर जाएगा। ठीक है, इंप्रूव योर वर्क और बिहेवियर। नाउ अब एक चीज़ और माइंड में रखो, हो सकता है कि कई बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो रहे हों या कई बच्चे प्रेडिक्ट ना कर पा रहे हो, तो डोंट लूज योर मोरल, है ना, अपने मोरल को डाउन नहीं करना है। धीमे धीमे वी लर्न ग्रेजुअली ओनली, कोई चीज़ लाइक रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, तो ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। आप जब क्वेश्चन को समझोगे, उसकी कैपेसिटी समझोगे कि किस तरह से उस क्वेश्चन की डीलिंग है, उसके बाद आप उसको फ्रीक्वेंटली कुछ टाइम बाद अच्छे करने लगोगे और आपका स्कोर जो होगा वो इम्प्रूव करेगा। हम प्रैक्टिस शीट्स लाएंगे, प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, बट अभी हम उसको क्वेश्चन पेपर के हिसाब से क्यों कंप्लीट करें, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें हार्ड वर्क नहीं। हमें वीडियोस ज़्यादा नहीं बनाने, हमें कम बनाने हैं बट उसमें से ज़्यादा आ जाए ऐसे बनाने हैं, राइट। अब ऐसे देखते हैं, टू गेट अंडर समबडी स्किन, you were standing like this or you were sitting somewhere or you were just lying down on the bed and some insect came and it just did something over here और आपको काट लिया या आपको कुछ भी स्क्रैच कर दिया, तो आप क्या होते हो, बहुत इरिटेट होते हो ना, बहुत उलझन होती है ना, तो आप क्या करते हो, तो somebody skin यानी टू गेट अंडर somebody skins, तो आपको कोई चीज़ अगर कोई आपकी स्किन के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो आपको इरिटेशन होगी ना, जनरल सी बात है। अब आप इस क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करिए, आई एम जस्ट गिविंग यू 5 seconds। ओके, यानी कि इसका मतलब नेगेटिव होगा मैम अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब इसमें से बताइए, टू डिसीव समवन, डिसीव से वर्ड कुछ याद आ रहा है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, डिसीट। डिसीट का मतलब भी धोखा देना होता है और जब वो वर्ब फॉर्म में यूज होता है तो इट इज डिसीव। ओके, टू एडमायर समवन, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है मैम, ईडियम हमारा कैसा था, नेगेटिव था। यू विल स्टार्ट विद दिस सेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि बेसिक हमें देखना है कि इसमें क्या था, डिसीव का मतलब डिसीट होता है, तो किसी को धोखा देना तो नहीं जा रहा है। टू गेट अंडर समबडी स्किन, तो इसका कहीं से भी सेंस नहीं जा रहा है। टू एडमायर समवन, ये तो पॉजिटिव है। टू एनॉय, एनॉय का मतलब नहीं पता तो भी आप गलती करोगे। एनॉय का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना किसी से, बहुत ज़्यादा परेशान कर दे कोई चीज़ आपको, बोलते हैं ना ही इज़ वेरी एनॉइंग फ्रेंड, यार उससे बात नहीं करनी, वो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर देता है या बहुत इरिटेट कर देता है। इसका मतलब क्या हो गया, इरिटेट करना, है ना। टू सपोर्ट समवन, ये दोबारा पॉजिटिव है, तो मैम जब वर्ड ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो नहीं हो सकते। बचा क्या, ये या ये तो डायरेक्ट मीनिंग जा ही नहीं रहा है, तो बचा क्या, टू अनॉय समवन, यानी कोई इरिटेट कर रहा है आपको, परेशान हो गया, इसीलिए हमने क्या बोला कि ही ऑलवेज ट्राई टू पीप इन अदर्स कॉपी एंड ऑलवेज गोज इन अंडर स्किन, या सिंपली टू गेट अंडर समबडी स्किन, ही गेट्स इनटू समवन्स स्किन बाय आस्किंग मेनी क्वेश्चंस, या मीडिया ऑलवेज गेट इनटू समबडी स्किन या इनटू गवर्नमेंट्स स्किन टू आस्क बाय आस्किंग मेनी क्वेश्चंस, है ना। इस तरह से आप एग्जाम्पल्स दे के खुद को याद कराओ, आपको याद हो जाएगा।
ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टर्न टॉपसी टर्वी, टर्न टॉपसी टर्वी, थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो? मतलब रोटी बनाते हैं, हैंड्स को ऊपर नीचे करते हैं, चिमटे से रोटी को पलटते हैं। दिस इज रिलेटेबल टू एवरीवन, राइट? अब टॉपसी टर्वी मतलब टॉपसी टर्वी, यानी टॉप पे रखा और फिर उसको टर्न किया। तो यहाँ पे क्या किया, यानी आप एक बार ये कह रहे हो, एक बार ये कह रहे हो, या कोई काम एक बार ऐसे कर रहे हो फिर ऐसे कर रहे हो, यानी आप क्लियर नहीं हो कि आपको करना क्या है ना? अब आप इस क्वेश्चन से आइडिया लगाइए कि क्या आंसर हो सकता है। जिसके ज़्यादा सही होंगे दैट मीन्स कि समझ में आ रही है चीज़ें, है ना? तो वो मुझे बूस्टअप करेगा, और अगर नहीं सही होंगे दैट मीन्स मुझे अपनी स्किल्स को और बूस्टअप करना है, राइट? चलो, टू टर्न टॉपसी टर्वी टू कंप्लीट चेंज समथिंग, टू कंप्लीटली चेंज समथिंग। तो टॉपसी टर्वी तो ऊपर नीचे करना था, इससे तो रिलेट ही नहीं कर रहा है। टू कंप्लीटली इवेलुएट समथिंग, टर्न कर रहे हो ना आप, कोई चीज़ टर्न कर रहे हो टॉपसी टर्वी, तो इवेलुएशन का कोई सेंस नहीं जा रहा। टू एंजॉय योरसेल्फ ग्रेटली, टू एंजॉय योरसेल्फ ग्रेटली 2 बार हो गया है, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ है, टू कंप्लीटली चेंज समथिंग की जगह यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है। इसका आंसर होगा कि टू बी इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट, ठीक है? टू बी इन कंफ्यूजिंग स्टेट का मतलब क्या होता है कि आप क्लियर नहीं हो कि आपको करना क्या है, तो आप उसमें क्या हो गए, थोड़े कंफ्यूज हो गए। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, अंडरस्टूड? तो इसमें ऑप्शन में एरर है, ठीक है? तो ये आप इस क्वेश्चन पेपर को जब देखोगे एनडीए 1 2021, इसकी पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल होगी, तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा जिस ट्रिक से मैंने बताया है, ओके? Just rely on us. We are not going to tell you anything which is not important enough to be in your exams, है ना? हम वही बताएंगे जो important है और जो आना है ना। A clarion call, जैसे हम क्लैरियन कॉल की बात करते हैं, क्लैरियन कॉल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना है वेकअप से मूवी आई थी? मूवी से मैं इसलिए रिलेट करूँ क्योंकि मैनी ऑफ यू पीपल वॉच इट, और काफ़ी ज़्यादा हम उससे बेटर रिलेट कर पाते हैं, ज़्यादा लोगों को रीच कर पाएगी। ऑल्दो आई डोंट वॉच मैनी मूवीज़, बट स्टिल जो भी देखी हैं या जो जिससे भी मैं रिलेट करके आपको समझा सकती हूँ वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक? अ क्लैरियन कॉल, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेपर पढ़ते हैं तो हमारी एक न्यूज़पेपर में रीडिंग में वर्ड आता है, लूजिंग इन इलेक्शंस वॉज अ वेकअप कॉल फॉर द गवर्नमेंट दैट दे नीड टू वर्क मोर ऑन देयर एफर्ट्स और एक्शंस। वेकअप कॉल का मतलब कि दिमाग जागना, या अब जागे हैं, अब इस चीज़ का उसको रियलाइजेशन हुआ है। तो वेकअप कॉल की तरह ही क्लैरियन कॉल होता है। क्लैरियन कॉल का मतलब होता है जब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है? अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इस पे एक्शन लीजिए, तो ऐसे बोल दो, द फार्मर्स टुक अ क्लैरियन कॉल फ्रॉम द गवर्नमेंट टू लिसन टू देयर एक्शंस या टू लिसन टू देयर डिमांड, है ना? तो इस तरह से क्लैरियन कॉल का मतलब हुआ है कि स्ट्रांगली जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो लोग जब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट ही तो हुई, इसका मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करना। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो ईडियम है ये बहुत ही कॉमन ईडियम है, जनरली इंग्लिश में भी यूज़ होता है, न्यूज़पेपर्स में भी यूज़ होता है, बुक्स में भी यूज़ होता है, एंड मैनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन मैनी क्वेश्चन पेपर्स, नॉट ओनली इन यूपीएससी, इन मैनी ऑफ द फॉर्मेट्स जिस पेपर्स में होते हैं उनमें इंग्लिश जहाँ भी आती है वहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है? अब आपके पास आता है क्लैरियन कॉल का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो क्लैरियन कॉल के मतलब की तरफ जाएंगे तो अ ट्रम्पेट कॉल, ट्रम्पेट ही का मतलब नहीं पता तो कैसे? ऑल्दो मैं आपको ट्रम्पेट का मतलब बताती हूँ, जब हाथी अपनी सूंड को हिलाता है, ट्रंक को हिलाता है, तो उसको ट्रम्पिंग बोलते हैं या ट्रम्पेट बोलते हैं, ठीक है? एंड इंटिमिडेटिंग वॉइस, इंटिमिडेटिंग मतलब जब कोई धमकाने वाली वॉइस से कॉल करे। अब देखिए आपको ये मैंने क्या बोला था, लिटरल मीनिंग नहीं होगा, लिटरल मीनिंग का मतलब जो लिखा है वो उसका मीनिंग नहीं है, उससे हिडन मीनिंग उसी बात में है, ठीक? तो इंटिमिडेटिंग वॉइस मतलब जिसमें किसी को धमका रहे हो आप या कुछ कहना चाह रहे हो, तो ये तो मतलब नहीं होगा, ये तो लिटरल मीनिंग जा रहा है। अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, ये बिना देखे बताया था बिकॉज ये हमने पढ़ा है, अब वो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में मिल गया, यानी ये क्वेश्चन तो और ज़्यादा स्कोरिंग है जिसका डायरेक्ट मीनिंग उसके ऑप्शंस में मिल रहा है, ठीक? अब इस पर हम टिक कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट इज एन आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा और फिर हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, फायर इन द बेली। अब जैसे फायर इन द बेली आया, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, फायर इन द बेली मीन्स आपको जब बहुत भूख लगती है तो आप क्या करते हो, भूख होती है तो आप क्या करते हो, फायर इन द बेली ना, कि बहुत तेज पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे खाना खाना है। उसी तरह फायर इन द बेली मीन्स कि किसी एम्बिशन की जब भूख हो, यानी किसी चीज़ को आप ड्रीम कर रहे हो, उस चीज़ की भूख होती है, उस चीज़ के लिए आपको जुनून चढ़ता है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है या इस तरह से मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो उसे बोलते हैं फायर इन द बेली। अब आपके सामने अगर ऑप्शंस हैं तो अब आप एक बार उसको अटेम्प्ट दीजिए कि अगर आप मार्क करते तो क्या मार्क करते, ओके?
फायर इन द बेली। सॉरी, फियर एंड हेट्रेड, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई। पावरफुल एम्बिशन, ये हो सकता है मैम, क्योंकि ये तो अभी आपने इसमें समझाया था, तो इट कुड बी द आंसर, बट अभी और भी ऑप्शन देखने हैं, क्या ये क्लोजेस्ट है या और भी कुछ है। लव एंड डेडिकेशन, हाँ कोई एम्बिशन होती है तो उसके लिए लव एंड डेडिकेशन भी हो सकता है ना। लेकिन अब आता है लेथार्जी एंड इंडिफरेंस। अब यहाँ देखिए 2 वर्ड आपको मिल गए। अब इसका मतलब क्या होता है, इसी समय पे अगर याद कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन में आ जाएगा। अगर मुझे इसका मतलब नहीं पता तो मैं इसमें और इसमें कन्फ्यूज हो जाऊँगी, इसी तरह आप भी हो सकते हो, ठीक है। हम इस तरह क्वेश्चन को करेंगे कि आप एकदम वीकेस्ट सेक्शन पे हो और आपको नहीं पता कि क्या करना है, तब आप क्या करने वाले हो। लेथार्जिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है या बहुत ज़्यादा टायर्ड होता है, उसको बोलते हैं कि लेथार्जी। इसका जो वर्ड होता है वो लेथार्जिक होता है जब वो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है। अब आता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंस जो होता है वो इनडिफरेंट से आया है। इनडिफरेंट का मतलब होता है अलग, हमें ऐसा लगेगा, बट इसका मतलब ये नहीं होता है। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि किसी बात से या किसी चीज़ से फ़र्क ना पड़ना। तो हम लोग बोलते हैं ना, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस दैट व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। तो हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस का मतलब तो यही हो गया ना कि मुझे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो इनडिफरेंट भी उसी तरह का वर्ड है। अब इनडिफरेंट तो मैम ठीक है, मैं इनडिफरेंट की बात कर रही हूँ, इनडिफरेंस की नहीं। इनडिफरेंट से अराइज हुआ है इनडिफरेंस, ठीक। अब इनडिफरेंट तो आपने बता दिया, अगर इसका एंटोनिम जानेंगे तो क्या होगा। इसका एंटोनिम होता है सिंपैथी। यानी जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो सिंपैथी रखते हैं, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सिंपैथी या अफेक्शनेट, है ना। लेकिन जब हम किसी चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता तो इनडिफरेंट है। ही इज़ वेरी इनडिफरेंट, हैविंग इनडिफरेंट ओपिनियन। इनडिफरेंट मतलब उसको किसी की सोच से फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पे इनडिफरेंट वर्ड यूज़ होता है। अब मैम आपने ये क्या किया, हमने तो इडियम्स पढ़ रहे थे, बट हमें अगर क्वेश्चन में 2 वर्ड ऐसे मिल रहे हैं जो हमारे से पूछे जाएँ तो नहीं पता, इसका मतलब उससे क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है, और लेथार्जी से क्वेश्चन आए हैं। ओके, अब इसमें देखते हैं। अभी मैम आपने बताया था पावरफुल एम्बिशन होनी चाहिए, फायर इन द बेली, उस चीज़ की आग लगी है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, या उसके लिए बहुत स्ट्रांगली डिटरमाइंड है, वो डिटरमाइंड है या बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है उसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A hunky dory situation, oh my god, the word is very very typical ना, it is not easy to understand कि ये क्या कहना चाह रहा होगा। हंकी डोरी तो लग रहा है बहुत ही ज़्यादा परेशान वाली सिचुएशन होगी, बस यहीं पे यूपीएससी गेम खेलता है। जितना ज़्यादा हम उसको हद से ज़्यादा ट्रिकी समझने लगते हैं वो वहीं पे बहुत सिंपल हो जाता है। हंकी डोरी सिचुएशन का सिंपल मीनिंग होता है कि एक नॉर्मल सिचुएशन, एक नॉर्मल सिचुएशन को हंकी डोरी बोलते हैं। इट इज़ अ जस्ट अ सेकेंड क्लास नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। हंकी डोरी सिचुएशन का मतलब नॉर्मल सिचुएशन हो गया। अब अगर इसका मतलब नॉर्मल सिचुएशन है, अब जरा ऑप्शंस देखिए और जरा क्लिक करिए अपने माइंड का बल। देयर आर सीरियस इश्यूज अमंग पीपल, देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी, देयर इज वॉर एंड ब्लडशेड ऑल ओवर, देयर इज नो वर्क ओनली एंजॉयमेंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर आर सीरियस इश्यूज, ये वर्ड अपने आप में दिखा रहा है कि ये लाइन नेगेटिव है। देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी, पॉजिटिव सेंटेंस है। देयर इज वॉर एंड ब्लडशेड ऑल ओवर, दोबारा से नेगेटिव है। कितनी नेगेटिव सिचुएशन होगी जहाँ वॉर और ब्लडशेड हो रहा है। देयर इज नो वर्क ओनली एंजॉयमेंट, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो हंकी डोरी सिचुएशन किसी इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रही। इस वाले में ये सीरियस इशू नेगेटिव था। देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी, या देयर इज नो वर्क ओनली। अब ये भी तो अच्छा नहीं है कि कोई काम ना हो सिर्फ इंजॉयमेंट हो, तो ये तो कहीं से मीनिंग नहीं जा रहा है। तो देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी, तो नॉर्मल सिचुएशन है, प्रॉब्लम नहीं है, लोग हैप्पी हैं, वो नॉर्मल सिचुएशन ही है। लेकिन किसी जगह अगर सिर्फ इंजॉयमेंट हो रही है और वर्क नहीं हो रहा तो ये बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है, ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी। अब हम आते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन पे। गिव समबडी अ लेग अप। अब इस सिचुएशन को ना थोड़ा इमेजिनेशन के थ्रू देखा करो। व्हेन यू गिव समबडी अ लेग अप, ये कैसी सिचुएशन हो सकती है। आप किसी के समबडी अ लेग अप मतलब कि किसी को हेल्प कर रहे हो उसके लेग को लिफ्ट करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको आप बूस्ट अप कर रहे हो, या उसको आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो या इंकरेज कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, यही तो मतलब जा रहा है। गिव समबडी अ लेग अप, यानी किसी और को लेग अप कर रहे हो, तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी ना लेग में, तभी तो उसको उसके लेग को ऊपर करने में आप हेल्प कर रहे हो। अब ये हो गया लिटरल मीनिंग था, यानी जो लिखा होता है उसे बोलते हैं लिटरल मीनिंग, कि उससे जो मतलब निकल रहा है वो ये निकल रहा है। अब हम ऑप्शन से प्रेडिक्ट करते हैं क्या हम उसको अपने आंसर में इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक।
टू पुल समवन डाउन, टू डिसीव एंड बिट्रे समवन, टू हेल्प समवन, लेट मी यूज द पेन एज वेल, ठीक है, टू पुल समवन डाउन। अब ये हमें यहाँ सीधा सीधा पता चल गया कि ये कैसा है, पॉजिटिव है। टू पुल समवन डाउन, जब वहाँ लेग अप लिखा है तो डाउन की बात कहाँ से आ गई, ये तो नेगेटिव बात बोल रहा है, ठीक। टू डिसीव एंड बिट्रे, सब डिसीव फिर से आया ना, ये तीसरी बार वर्ड आया है एक ही क्वेश्चन पेपर में, तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। और बिट्रे मतलब धोखा देना, तो ट्रेटर हो गया, ठीक है, तो उसको भी बिट्रे से रिलेट करेंगे। या डिसलॉयल, या फिर डिसलॉयल का क्या था, क्रूड, ये सिनोनिम है ना। अब उसके बाद टू हेल्प समवन फॉर देयर लाइवलीहुड, टू हेल्प समवन फॉर देयर लाइवलीहुड, ये भी एक पॉजिटिव है, भाई किसी को आप हेल्प कर रहे हो तो उसको भी तो लेग अप दे रहे हो लाइवलीहुड के लिए। टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल, अब दोनों में छोटा सा डिफरेंस है जो बहुत माइन्यूट है और यहाँ पे बच्चा गलती कर सकता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि मैम को पता है तो हमें क्यों नहीं पता है, नहीं, हो जाता है कभी कभी आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन थोड़ा सा डीप जानी है, जहाँ पे शायद मैं बैठी हूँ तो मुझसे भी गलती हो जाए अगर मैं एज अ स्टूडेंट जा रही हूँ, है ना। अब आप देखिए, टू हेल्प समवन फॉर देयर लाइवलीहुड, आप किसी को लाइवलीहुड में हेल्प कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उसका गुजारा नहीं चल रहा था, उसका गुजारा चल रहा था, आप उसको हेल्प करो। लेकिन जब आप किसी को बूस्ट करते हो तो किस सिचुएशन में कर रहे हो, टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल। बूस्ट तो हम तब करते हैं ना जब हम उसको इतना ज़्यादा इंकरेज कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में, अपनी एम्बिशन में आगे की तरफ बढ़ पा रहा है। सक्सेस तो उसके लिए, उससे पॉजिटिव वर्ड तो नहीं हो सकता, तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जा रहा है। अब इसके साथ हमने ईडियम्स भी कंप्लीट किए, आप देख रहे हैं थोड़ा डिटेलिंग है बट इट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर यू टू एंजॉय द क्लास। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक सेंटेंस दिया होता है और उसमें आपको करेक्ट वर्ब भरनी हो सकती है, करेक्ट पर्टिकुलर ऑप्शन भरना होगा जो कि किसी भी तरह का हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो टेंस से रिलेटेड हो सकता है। जो फिलअप्स का सेक्शन आता है वो हमेशा नहीं आता है, वो हो सकता है फ्लक्चुएट करके आए, एक साल आए एक साल ना आए, या एक साल में एक वाले अटेम्प्ट में आए दूसरे में ना आए, बट आना क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीज़न समझिए, ठीक है। उसका पहला रीज़न तो ये है कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, फ्रेजल वर्ब, दूसरा टेंस, और अगर उनकी कहीं एक आध विश पूरी नहीं हुई या कुछ उनका दुख रह गया कि वो आपसे स्पॉटिंग एरर में नहीं पूछ पाए तो वो आपसे पूछ लेते हैं फिलअप्स के थ्रू। अब इन तीनों का मतलब ये नहीं है कि इसी से आएगा, कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है, बट पॉइंट ये है सिर्फ उसमें पता है उनको समझना क्या है आपसे, उनको सिर्फ ये समझना है कि आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट है कि नहीं है, आप किसी सिचुएशन को समझ पा रहे हो कि किस जगह कौन से वर्ड्स यूज होने हैं कौन से नहीं, ठीक। तो अब इस वाली सिचुएशन में अगर देखें, देयर वाज अ टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी वाज अ डिस्टिंक्ट डैश। अब बात ध्यान से देखिएगा, आप गेस मारिए, अगर आप इसमें गेस करोगे तो क्या करोगे, आप अपने माइंड में सोचो और फिर मैं बताती हूँ। देयर वॉज अ टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी, बिकॉज जर्मनी इज अ कंट्री, ये सबको पता है, वेस्ट जर्मनी की बात हो रही है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है थोड़ा अलग होना, ठीक है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी वॉज अ डिस्टिंक्ट, पॉलिसी थी, पॉलिटी थी, एब्स्ट्रैक्ट था, हायरार्की थी। अब चारों का एक बार मतलब बता दे रही हूँ, फिर आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। पॉलिसी मतलब होता है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ इन इमेजिनेशन है, कोई रियल नहीं है, यानी कोई रियल में उस चीज़ को आप नहीं देख सकते, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हो, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हम पढ़ते थे, वो चीज़ आप रियल में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो सिर्फ फील हो सकती है, ठीक। पॉलिटी पढ़ते ही हो आप, पॉलिटिक्स यानी पॉलिटी इज अ सब्जेक्ट, ठीक। हायरार्की मतलब स्कीमा, कि इसके बाद ये होता है, फिर इसके बाद ये होता है, फिर इसके बाद ये होता है, फिर इसके बाद ये होता है, यानी एक पोस्ट है, एक हायरार्की, एक फ्लो चार्ट है कि इसके बाद ये इवेंट होगा, इसके बाद ये इवेंट होगा, या इस पोजीशन पे ये बैठेगा, फिर उससे ऊंची पोजीशन पे ये बैठेगा, इसको हायरार्की बोलते हैं, जो फ्लो से फॉलो करती है। अब इसमें मैं क्लीन कर दे रही हूँ और अब इस क्वेश्चन को आप फ्रेश स्टार्ट दीजिए जो मैंने बताया। आई एम गिविंग यू 5 seconds एंड जस्ट काउंट इट बाय माई हैंड्स, राइट। ओवर। नाउ लिसन, हर बच्चे के दिमाग में दो चीज़ आ रही होंगी, मैम या तो पॉलिसी होगा या पॉलिटी होगा। एक तो ये बच्चे होते हैं, दूसरे किस तरह के बच्चे हो सकते हैं कि मैम या तो पॉलिसी होगा या हायरार्की होगा, है ना। अब समझो हायरार्की कैसे होगा, कहीं भी आपको कहीं ऐसा वर्ड दिख रहा है जहाँ पे किसी ऊपर नीचे कोई सीक्वल किसी चीज़ की बात की जा रही, नहीं। तो अब हम इसमें समझेंगे, जस्ट अ सेकेंड, अब हम इसमें समझेंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं हम। 1 सेकेंड प्लस, ओके। पॉलिसी तो नहीं है, हायरार्की भी नहीं है। मैम ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं बताती हूँ क्यों ये पॉलिसी क्यों नहीं हो सकता। अगर यहाँ होता वेस्ट जर्मन, ठीक है, या वेस्ट जर्मन जनरल लिखा होता तो आप रिफर करते कि वेस्ट जर्मन पॉलिसी,
यानी उस एरिया की पॉलिसी। जैसे हम इंडिया पॉलिसी नहीं बोलते, हम इंडियन पॉलिसीज बोलते हैं, है ना। उसी तरह से जर्मनी की जगह जर्मन होता तो पॉलिसी ठीक था। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि देयर वाज अ टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी वाज अ डिस्टिंक्ट, यानी वहाँ की एक समय था जब वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था एकदम अलग थी। तो वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था के लिए क्या आ जाएगा, पॉलिटी, ठीक है। तो द आंसर विल बी पॉलिटी। बट बहुत बच्चे ये क्वेश्चन गलत करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन में या तो करो और बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो तो एक ड्रॉप ले लो, अगर पीछे के क्वेश्चन काफ़ी सही कर चुके हो। बहुत ज़्यादा उसको एक्सट्रीम डेस्परेशन के साथ नहीं करना है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज डैश विद द फिल्म आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी बेटर। अब बहुत ध्यान से पढ़ो इस सेंटेंस को। आई वॉज डैश विद द फिल्म आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी बेटर। I was dash with the film, I had expected it to be better। ये सेंटेंस किस फॉर्म में है? अगर इस सेंटेंस को देखें तो ये पास्ट, सॉरी फ्रेंड्स आई एम लेफ्टी तो इस वजह से ये दिक्कत हो गई, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में, और यहाँ पे हमारा एक रूल टेंस का कहता है कि अगर पास्ट परफेक्ट पीछे फॉलो हो रहा है तो आगे वाला टेंस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और वो रहेगा पास्ट में। अब ये किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब आप लगाइए ज़रा दिमाग, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, लाइए मैं आपके लिए पूरा लिख देती हूँ, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है तो क्या हो सकता है, ये मैंने आपको रूल बताया, अभी आप रूल के हिसाब से करो। आई वॉज डिसअपॉइंटिंग विद द फिल्म, डिसअपॉइंटेड विद द फिल्म, अनॉइंग विद द फिल्म, प्रेजुडिस्ड विद द थिंग। प्रेजुडिस का मतलब होता है जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा कि जब हम इसका डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो वो प्रेजुडिस्ड में आएगा, या किसी तरह की मान्यता को हम मान के चल रहे हैं तो वो प्रेजुडिस में आएगा, जो कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। अनॉइंग मतलब मैंने आपको पीछे बताया था, देखिए ऑप्शन दोबारा रिपीट हुआ है। अनॉइंग मतलब किसी को परेशान करना, इरिटेट करना। अगर उसको इरिटेट कर रही होती तो वो ये क्यों बोलता कि आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी बेटर, मतलब उसको बुरी नहीं लगी, वो और अच्छी हो सकती थी, तो यानी वो बुरा नहीं कह रहा उसके लिए, बस उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस और हो सकता था अगर वो मूवी अच्छी होती। अब एक तो तरीका ये था, दूसरा एक ही वर्ड दो बार क्यों दिया गया है, आपका टेंस टेस्ट करने के लिए, ठीक। आई वॉज डिसअपॉइंटिंग विद द फिल्म आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी बेटर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो उस समय पे मूवी नहीं देख रहा है, उसने देख लिए तभी वो कह रहा है कि मैंने उसको अच्छी उम्मीद की थी कि वो मूवी अच्छी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, वॉज डिसअपॉइंटेड आएगा, क्योंकि डिसअपॉइंटेड किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, और इंडेफिनिट का केस है। ये सेंटेंस कहीं ना कहीं वॉइस चेंज है, और प्लस डायरेक्ट रूल से देखो तो वॉज लग के डिसअपॉइंटेड लगा है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ठीक है। आई गॉट डिसअपॉइंटेड विद द फिल्म होता, अब यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब में वॉज दे दिया, बस इतना किया, ठीक। अब आगे बात समझ में, तो आंसर इज डिसअपॉइंटेड। नाउ सीइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज अ डैश एक्सपीरियंस एवरीबडी वॉज शॉक्ड। आप एक चीज़ देख रहे हो, हमेशा आपको जब लंबे सेंटेंस दिए जा रहे हैं तो उसमें दो सेंटेंस दिए जा रहे हैं, जिसमें एक पार्ट एक टेंस को कंप्लीट कर रहा है और एक पार्ट विदाउट दैट कंप्लीटिंग टेंस है, और आपको ऑप्शंस भी उसी तरह दिए जा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में जो रूल फॉलो हुआ था वो आप यहाँ भी देखोगे, जस्ट अ सेकंड क्लास। यहाँ पे भी देखिए आपको दो वर्ड मिले, टेरिफाइड और टेरिफाइंग। अब एक बार चारों वर्ड के मीनिंग समझ लेते हैं। टेरिफाइंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फियर में आ जाते हो आप, या कोई चीज़ आपको बहुत डरा देती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बहुत टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था। और जिस एक्सट्रीम फियर की वजह से आप बहुत शॉक्ड हो जाते हो, तो शॉक्ड वर्ड तो वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। अब टेरिफाइड टेरिफाइंग दो बार दिया है, यानी टेंस का रूल होगा तो इसी में गड़बड़ है ना, ओके। हाँ, अब देखते हैं इसको हम करेंगे कैसे, ठीक है। एक्सट्रीम फियर या शॉक्ड की बात की थी हमने, यानी कि टेरिफाइड का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर में आ जाना या शॉक में आ जाना। अब दो एक ही टेंस में दो बातें कही गई है, तो ऑप्शन है कि इसी के आसपास होगा मैम, तभी तो दो ऑप्शन एक जैसे दिए हैं, यानी एक तरह से वो अपनी तरफ से आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि देखिए इसी में से है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। अब हॉरिफाइड, ये भी आंसर हो सकता था, नो प्रॉब्लम। हॉरिफाइड का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज़ एक्सट्रीम फियर में आई और उसके बाद वो शॉक्ड हो गया उस चीज़ से। लेकिन मेरे को अगर एक वर्ड के दो सेंटेंस दिए हुए हैं या दो टेंस में दिया हुआ है, तो हो सकता है होपफुल आंसर वहाँ पे हो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वो ऑब्जर्व किया था, है ना। अब यहाँ डिनाउंसिंग क्या होता है मैम, रिनाउंसिंग तो सुना है। रिनाउंसिंग मतलब कि जब आप किसी चीज़ को त्याग दो या किसी चीज़ को छोड़ दो, हमेशा जैसे ही रिनाउंस्ड हिज नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड वेंट फॉर किसी चीज़ को मेडिटेशन के लिए चला गया या किसी चीज़ के लिए चला गया। अब डिनाउंस का मतलब होता है कि पब्लिकली किसी चीज़ को कह देना या कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो मतलब है नहीं और समझ में भी नहीं आ रहा होगा आधे लोगों को, तो जो समझ में आ रहा है उसमें दिमाग लगाते हैं ना, टेरिफाइड और टेरिफाइंग। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि इसमें क्या हो सकता है, मैं क्लीन कर दे रही हूँ।
एवरीबडी वॉज शॉक्ड, ये कैसा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, अगेन राइट है, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट में है और हमारा जो आंसर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, लाइक आपका जो आंसर है वो इसके हिसाब से फॉलो करना चाहिए। वॉज किसके साथ फॉलो करती है? ज़रा मुझे पास्ट इंडेफिनिट का कोई रूल बताएगा क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट का रूल यही कहता है ना कि हमारी जो मेन वर्ब होती है उसमें हम ing लगाते हैं और जो मेन वर्ब होती है वो किस में रहती है? फर्स्ट फॉर्म में। तो टेरिफाई प्लस ing क्या हो गया? टेरिफाइंग। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? इट वॉज अ टेरिफाइंग। प्लस इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? सबको पता है कि अगर पास्ट है तो वॉज होगी और अगर प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट डेफिनेट होता तो इज होती। लेकिन यहाँ पे तो पास्ट में सेंटेंस चल रहा है, पीछे वाला भी, तो आगे वाला भी उसी का पास्ट में होगा। एक बात मेरा रखना, अगर दो सेंटेंसेस साथ में लिखे हैं तो दोनों हो सकता है कि सेम टेंस में हो, लेकिन सेम टेंस के सेम टाइप में नहीं होंगे। दोनों पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो सकते, दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकते। इनका रूल है, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसको आप बहुत ही सीरियसली फॉलो करोगे तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपको सबको क्लियर है? इट वॉज अ टेरिफाइंग होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलिफेंट डैश व्हेन दे परसीव डेंजर। ओ माय गॉड, एलिफेंट्स की बात आ गई, प्लांट एनिमल स्पेसिफिक आपको बोला। अभी भी आपको इस क्वेश्चन को देख के आंसर आ जाएगा अगर आपने वीडियो पूरी स्टार्टिंग से अच्छे से देखी है। एलिफेंट्स ट्रम्पेट, जस्ट अ सेकेंड क्लास, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। एलिफेंट्स क्या करते हैं? ट्रम्पेट, वाइन, फ्रॉलिक, सिंग। पहले मैं कुछ वर्ड्स के मतलब बता दे रही हूँ क्योंकि वो फिर से वो पूछेंगे जरूर आपको ऑप्शन में, चाहे आज पूछे, चाहे कल पूछे, चाहे परसों पूछे। फ्रॉलिक का मतलब होता है जब आप यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर मूविंग इन दैट सिचुएशन। इन सिचुएशन मतलब आप उसी तरह से मूवमेंट कर रहे हो, है ना। जब कोई हंसता है तो नॉर्मली से अगर आप नॉर्मल एलिफेंट को ही लो तो एकदम खुशी खुशी से चलता है ना जब वो खुश होता है। फ्रॉलिक वर्ड एलिफेंट के लिए नहीं यूज होता है। फ्रॉलिक जनरली हर वो इंसान जो खुशी से जब चल रहा होता है, जिसका मूड अच्छा होता है, वो एकदम इंजॉय करके ऐसे ऐसे रोल कर रहा है, तो वो फ्रॉलिक में आता है। सिंग का मतलब तो गाना हो गया, अब एलिफेंट सिंग तो करेगा नहीं, इतना तो सबको पता है। वाइन का मतलब क्या होता है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। ये वाइन नहीं है, ये वाइन है, WH है, ठीक है। तो इस वाइन में जब हम इसको समझेंगे तो इस वाइन में सिंपली आपको ये देखना है कि जब कोई क्राइम कर रहा है यानी रो रहा है, बट वो बहुत ही वार्निंग वाली क्राइम है, मतलब वो ऐसी रोने की आवाज़ है जो बहुत इरिटेट कर रही है या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वॉइस है रोने वाली। तो उस डिस्टर्बिंग वॉइस को, डिस्टर्बिंग मतलब वो इंसान डिस्टर्ब नहीं हो रहा लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहा है इंसान, ठीक है। तो वो क्राइम सिचुएशन है। अब वो रो रहा है ये तो हो सकता था, लेकिन जब वाइन वर्ड उसके लिए यूज ही नहीं होता, अब हम इसको डायरेक्ट सेंस में कहते हैं। हमारे लिए वर्ड क्या है? एलिफेंट्स ट्रम्पेट। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रम्पेट वर्ड स्पेसिफिकली एलिफेंट के लिए यूज होता है जब वो अपनी ट्रंक को हिला के मूवमेंट करता है, चाहे खुशी में करे चाहे दुख में करे, तो उसको ट्रम्पेट करना बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फिल्म ऑन टैगोर वाज सच अ सक्सेस दैट नाउ दे आर गोइंग टू मेक अ। अब इसका आंसर सब बता देंगे क्योंकि सीरीज सब देखते होंगे, नेटफ्लिक्स सब यूज करते होंगे मैक्सिमम बच्चे, तो इसका जो यूज करता है वो तो आंसर प्रेडिक्ट कर लेगा, जो नहीं भी करता है वो भी प्रेडिक्ट कर लेगा। एक बार ट्राई तो दो, ठीक है। द फर्स्ट फिल्म ऑन टैगोर वाज सच अ सक्सेस, मतलब वो इतनी अच्छी मूवी थी, इतनी सक्सेसफुल हुई दैट नाउ दे आर प्लानिंग टू मेक अ डैश। सीरियल कब बनता है? जब कोई चीज सीरीज में चल रही है। आप सीरीज देखते हो ना, मनी हाइस्ट आप देखते हो, आप अलग अलग सीरीज देखते हो, जो भी आपका टेस्ट हो। तो उसी तरह से अगर एक नॉर्मल सीरीज की बात करें